सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, लीडर और लीडरशिप का किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की में अगर मैं कहूं कि सबसे अहम किरदार होता है तो आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से, मेरी राय को सेकंड करेंगे। और दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी क़यादत में रियासत मदीना का क़याम अमल में आया। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ही थी जिसके बाइस तादाद कलील होने के बावजूद मुसलमानों ने जंगों में फ़तह हासिल की। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ही थी जिसके बाइस इस्लाम तेज़ी से दुनिया में फैला। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ही थी जिसके बाइस दुनिया की सबसे पहली इस्लामी फ़लाही रियासत कायम हुई और वो रियासत ता क़यामत रोल मॉडल है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ही थी जिसने मुसलमानों को हर महाज पर कामयाबी से हमकिनार किया। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ही थी जिसने मुआशरे में अदल व इंसाफ का बोलबाला किया। ये भी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ही थी जिसने ये वाज़े किया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अमीर को गरीब पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बल्कि इसका मेयार सिर्फ़ और सिर्फ तकवा है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ही तो थी जिसने हर ख़ास व आम को कानून के ताबे किया। ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ही थी जिसकी बदौलत एक आम आदमी भी अपने खलीफा वक्त से एक कपड़े तक का हिसाब लेने का हक रखता था। कपड़े तक का हिसाब सोचिए। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ही तो थी जिसकी तालीमात ये थी कि फ़रात पर अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसका जिम्मेदार हाकिम वक्त खुद को ठहराते थे। बिलाशुबा किसी मुआशरे को मिसाली बनाने के लिए, किसी मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, किसी कौम में नई रूह फूंकने के लिए और उसे कौम बनाने के लिए लीडर और लीडरशिप का सबसे बड़ा किरदार होता है। दुनिया में जिस कौम को भी अच्छा लीडर और लीडरशिप मिली उस कौम ने एक कौम बनकर दिखाया। दुनिया में जिस मुल्क को एक अच्छी क़यादत मिली वो मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाया। दुनिया में जिस रियासत को एक अच्छा रहनुमा मिला उस रियासत में इनकलाब आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तैयब उर्दगान, नेल्सन मंडेला, इमाम खुमैनी, ऐसे कई नाम तारीख़ की किताबों में हमें मिलेंगे जो इनकलाब की वजह बने। तुर्की क्या से क्या बन गया सोचिए। मकरूज़ तरीन मुल्क आज कर्जा देने वाला मुल्क है। आज उस मुल्क से लोग कर्जा मांगते हैं जो खुद मकरूज़ था कभी। जापान जो इख्तिताम पजीर हो चुका था आज जदीद तरीन है। जर्मनी वो मुल्क जहाँ करेंसी तक ख़त्म हो चुकी थी आज दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में उसका शुमार होता है। ईरान देखने को तो फिर ईरान पर अमेरिका ने सख्त तरीन पाबंदियों से उसको दो चार किया हुआ है, लेकिन ईरान आज भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। सोचें। और पाकिस्तान ये वो मुल्क जो हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश की बदौलत मिला, क्योंकि लीडर वो होता है जिसकी सोच बहुत वसी होती है। लीडर वो होता है जो हाल के साथ साथ मुस्तकबिल पर भी नज़र रख, गहरी नज़र। लीडर वो होता है जिसकी प्रेडिक्शंस बड़ी सही साबित होती हैं। लीडर वो होता है जिसके फैसले दूरअंदेश होते हैं। लीडर वो होता है जिसके इक़दामात से आने वाली नस्लें भी मुस्तफ़ीद होती हैं, फ़ायदा उठाती हैं। लीडर वो होता है जो माशरे को बाकायदा रोल मॉडल बना देता है, ज़बानी कलामी नहीं, प्रैक्टिकली, अमली तौर पर। लीडर वो होता है जो जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करता। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लीडर की। ज़रा सुनिएगा, लीडर जो सही लीडर होता है वो जल्दबाजी में कभी फ़ैसला नहीं करता और दबाव में आकर कभी फ़ैसला नहीं करता। जो सही लीडर होता है, सही लीडर कभी पॉपुलर फ़ैसला करने की बजाय कोशिश करता है कि वो सही फ़ैसला करे, चाहे वो फ़ैसला पॉपुलर हो या ना हो, बल्कि उस फैसले को चाहे कितनी भी तनकीद का सामना क्यों ना करना पड़े। वो मुश्किल तरीन वक्त में अक्ल का दामन हाथ से नहीं जाने देता। लीडर वो होता है जो फैसला सही करता है, भले उस पर कितनी भी तनकीद हो, यानी दूरअंदेशी के साथ फैसला करता है सही लीडर। और अपने फैसले के फ़वाइद और नुकसानात से भी लीडर अच्छी तरह से आगाह होता है। उसको पता होता है कि इस फैसले पर कितनी तनकीद होगी, लेकिन चूंकि दूरअंदेशी होती है तो पता होता है कि आगे जाके यही लोग इस फैसले की तारीफ़ करेंगे।
लीडर अगर अच्छा मिल जाए नाजरीन, अगर अच्छा लीडर मिल जाए तो सोचिए क्या ये किसी नेमत से कम होगा? और अगर लीडर बुरा मिल जाए तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती और कोई हो ही नहीं सकती। लीडर अगर अच्छा मिल जाए, मैं इसकी एग्जांपल दूंगी, लीडर अगर अच्छा मिल जाए तो मिल जाए पाकिस्तान, बन जाता है पाकिस्तान। और लीडर अगर बुरा मिल जाए तो बन जाता है आज का हिंदुस्तान। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मुताबिक अगर मुल्क में सख्त तरीन लॉकडाउन कर दिया जाता तो कोरोना में कमी नहीं बल्कि क्या कहती थी, तेज़ी आ सकती थी और इजाफा हो सकता था कोरोना केसेस में। अब इमरान खान साहब भी कहते रहे कि अभी सिर्फ कोरोना का सामना है, अगर सख्त तरीन लॉकडाउन किया गया तो फिर भूख और बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ेगा, यानी कोरोना को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, भूख, अफलास और बेरोजगारी को भी। अच्छा, पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है, ये भी उन्होंने कहा, जो सख्त तरीन लॉकडाउन का मुतहम्मिल हो सके। पाकिस्तानी मईशत में इतनी जान नहीं है कि वो सख्त और मुकम्मल लॉकडाउन का बोझ बर्दाश्त कर सके। और फिर क्या हुआ? फिर पूरी दुनिया ने देखा, कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान का ये फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ। दुनिया ने पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली की ना सिर्फ तारीफ की बल्कि दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान से सीखने तक का मशवरा दे दिया। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो कि दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान से सीखें बाकी ममालिक कि कोरोना की सिचुएशन पे काबू कैसे पाना है, इसको कैसे कंट्रोल करना है। हिकमत अमली कहते किसे हैं, स्ट्रैटेजी कहते किसे हैं, अपने अपने हालात के मुताबिक। अब आज हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतरी की जानिब बढ़ रही है और अब तक ज़रा सुनिएगा 2,99,443 केसेस में से 2,86,157 सेहतयाब हो चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज 8 सितंबर को इस आलमी वबा के मज़ीद 337 केसेस और 7 अमवात की तस्दीक भी हुई थी और 141 मरीज़ जो है वायरस से शफायाब भी हो गए थे। 9 सितंबर, मैंने गलत तारीख बोल दी, 9 सितंबर को। अच्छा, मुल्क में कोरोना वायरस का जो पहला केस है वो 26 फरवरी 2020 को कराची में सामने आया था, जिसके बाद ये वबा पूरे मुल्क में आपने देखा कि तेज़ी से फैलना शुरू हो गई। इब्तिदा जब थी तो इब्तिदा में इस वबा के जो केसेस थे उसकी तादाद थोड़ी कम रही थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इतनी तेज़ी से ये नहीं फैलेगा, लेकिन मार्च के आखिर तक 2000 के करीब आपको याद होगा कि लोग इससे मुतासिर हो गए और अप्रैल में केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो गया था। फिर जब मई आता है अप्रैल के बाद, तो मई में केसेस अचानक मज़ीद बढ़ गए थे, तब तमाम लोग परेशान भी हो गए थे। अब फिर जून आया जब, तो जून में मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल मुकम्मल तब्दील हो गई और रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाले जो केसेस हैं वो 6000 और अमवात 100 से तजावुज़ कर गई। अब इसके साथ ही अस्पतालों की जो सिचुएशन, अगर मैं आपको याद करवाऊँ, अस्पतालों की जो सिचुएशन है वहाँ पे बिस्तरों की कमी की शिकायत भी मौसूल हुई और जो फैसले थे और बर वक्त फैसले आप कह दें या इकदामात, इनकी बदौलत जुलाई में केसेस की तादाद में कमी आना शुरू हो गई। अगस्त में केसेस की तादाद मज़ीद बल्कि कह सकते काफ़ी हद तक कम हो गई और हज़ारों से सैकड़ों में आ गई और अमवात में भी वाज़े कमी दिखाई दी। अच्छा, ऑपोजिशन नाजरीन जो कोरोना के आगाज़ में इमरान खान साहब के फैसलों को समझने से कासिर दिखाई दे रहे थे। अभी आपने हाल ही में क्लिप देखते कि हमें नहीं आ रहा कि खान साहब कर क्या रहे हैं और बाकायदा इमरान खान साहब पे सिर्फ तनकीद की जा रही थी। आज मुकम्मल तौर पर आप ज़रा महसूस करें, सोचिए, खामोश दिखाई देते हैं सब तनकीद करने वाले। इमरान खान साहब के इन फैसलों ने ये साबित किया कि उन्होंने मुश्किल वक्त में वो फैसले किए जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर थे। जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में कहा कि अच्छा लीडर वो फैसला नहीं करता जो पॉपुलर होता है, बल्कि वो फैसला करता है जो उसको सही दिखाई देता है और दूरअंदेशी अच्छे लीडर के पास होती है। उसको पता होता है कि उसने कैसे प्रेडिक्ट करना है सिचुएशन को, आने वाले मुस्तकबिल को भी, और फिर उस तरह का फ़ैसला किया जाता है जिस पर जितनी मर्जी तनकीद की जाए लेकिन वो फ़ैसला आखिर में सही फ़ैसला साबित हो। ये अच्छे लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो तनकीद का बोझ बर्दाश्त कर लेगा लेकिन वो पॉपुलर फैसला नहीं करेगा चंद लोगों को टेम्परेरी टाइम के लिए खुश करने के लिए, बल्कि वो फैसला करेगा जो बेहतरीन फैसला होगा और आइंदा जाके वो फैसला सही फैसला साबित होगा। फैसला खुद मनवाएगा कि हाँ मैं सही फैसला था। आज पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियाँ हम देखते हैं कि माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं। स्कूल्स खोलने की तैयारी की जा रही है, शादी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, पार्क्स और जितने तफरीही मकामात हैं उन्हें भी खोल दिया गया है। मार्केट्स और बाज़ारों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। ताजिर बिरादरी हो या मुल्क का दिहाड़ीदार तबका, हुकूमती फ़ैसलों से सब अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, मुतमईन हैं। और कोरोना के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हिकमत अमलिया हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुकी है, जिसका क्रेडिट बिलाशुबा हुकूमत वक्त को जाता है, इमरान खान साहब को जाता है, उनके फ़ैसले को जाता है जो पॉपुलर फ़ैसला नहीं था लेकिन सही फ़ैसला था। अपोजिशन पर अब इखलाकी तौर पर मेरे ख्याल से ये फ़र्ज़ है
कि जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब पर खुलकर तनकीद की, ना इधर देखा ना उधर देखा, तनकीद के नश्तर बरसाए, इसी तरह अब इमरान खान साहब के उन फैसलों की खुलकर तारीफ भी करें, अपने आला ज़र्फ होने का सबूत भी दें, उन फैसलों की एटलीस्ट तारीफ करें जिनके फ़वाइद सामने आ रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन बजाय तारीफ के किसी और ही मामले पर तनकीद करने में मसरूफ़ है। देखिए ज़रा, ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि नए सीसीपीओ की तैनाती मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पर्चे, दहशतगर्दी की दफात और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को हिरासा करने के लिए किया गया। ये एक क्लियर मैसेज है तमाम लोगों के लिए, वो पुलिस अफसरान हो, वो सेक्रेटरीज हो, उनके लिए कि जो तहरीक इंसाफ के सियासी इंतकाम का एजेंडा टो करेगा वो रहेगा और जो नहीं करेगा उसको जाना होगा। मैं उन 5 आईजीज को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने इमरान खान और उस्मान बुज़दार के इंतकाम के एजेंडे का आलाकार बनने से इनकार किया और बिल आखिर उन्हें तब्दील कर दिया गया। ये मुसलसल इस कोशिश में है कि पंजाब के अंदर भी पुलिस गर्दी अरे की सबसे जाए। पहले मैं सबसे काबिल तरीन जो हमारी सियासत में एक शख्सियत है, यानी एहसन इकबाल साहब अरस्तू पाकिस्तान, उनको ये बताना चाहूँगी कि पंजाब पुलिस को सलाम करने से पहले ज़रा आप एटलीस्ट अपना माजी देख लें। ये पंजाब पुलिस नून लीग के दौर में क्या थी नाजरीन, आपको तो याद होगा ना, लेकिन इन लोगों को भूल जाता, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ। क्या हाल था पंजाब पुलिस का नून लीग के दौरे हुकूमत में? रज़ा ज़रा याद करवाइएगा, इनको चलाइएगा क्लिप सानिया मॉडल टाउन का। ये मेरे ख्याल से पंजाब पुलिस ही थी ना एहसन इकबाल साहब, और ये हाल था इस पंजाब पुलिस का मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में। बहुत सालों पुरानी बात नहीं है, ये आपका लास्ट टेन्योर था, तब की बात है। और एहसन इकबाल साहब से सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करना चाहूँगी कि जब भी आप लोग एटलीस्ट पंजाब पुलिस का जिक्र किया करें ना, उसके साथ ही सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदारान के नाम भी ज़रा बता दिया करें। बात करें ना, फिर मुकम्मल बात करें। पंजाब पुलिस को आप लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया, इसकी मिसाल सानिया मॉडल टाउन की शक्ल में आज भी मौजूद है, और जिसके जिम्मेदारों का आज तक पता ही नहीं चल सका। इससे ज़्यादा अफसोस क्या हो? और फिर आप लोग पंजाब पुलिस के हवाले से अपने राय का इजहार करते हैं। आज आप सलाम पेश कर रहे हैं उन आईजीज को जिनको तब्दील किया गया। पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए मैं आज आपसे पूछती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने क्या किया सिवाय यूनिफॉर्म तब्दील करवाने के? पंजाब के आईजीज की तब्दीली, और इतनी तेज़ी से तब्दीली, बहरहाल ये एक गैर मामूली सूरत हाल है, नो डाउट इन इट, लेकिन नून लीग को इतनी बेचैनी क्यों हो रही? मेरा सवाल ये है। पंजाब की पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो नून लीग के दौरे हुकूमत में अगर देखनी हो तो मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि सानिया मॉडल टाउन आप सबके सामने। इस वाक़े पर एहसन इकबाल साहब ने किसको सलामी पेश की? एहसन इकबाल साहब ने किस पर तनकीद की? एहसन इकबाल साहब की जमात किसके खिलाफ अदालत में गई? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात शायद एहसन इकबाल साहब ही दे सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं, और आपको पता है नहीं देंगे। हुकूमत के तनकीद करना मैं अपने हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट कहती हूँ कि इन लोगों का हक है, पूरा हक है, कर सकते हैं आप तनकीद, लेकिन हुकूमत के जो फैसले मुल्क और कौम के लिए अल्लाह के बंदो फ़ायदेमंद साबित हो जाते हैं उस पर बहरहाल तारीफ़ तो बनती है। अपनी राय में तो ऑनेस्टी लेकर आए ना। जहाँ तनकीद बनती है खुलकर तनकीद करें, हक है आपका, लेकिन जहाँ तारीफ़ बनती है वहाँ इतनी सी तारीफ़ कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से आला ज़र्फ़ी का सबूत है ये। आईजी पंजाब की तब्दीली पर तनकीद कीजिए, करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन समेत पूरी कौम के लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान कोरोना पर काबू पाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया है, जिसका थोड़ा बहुत क्रेडिट अगर बनता है तो आपकी आला ज़र्फ़ी का मेरे ख्याल से इम्तिहान है कि आपको थोड़ी बहुत तारीफ़ करनी चाहिए। ब्रेक के बाद मिलेंगे और बात करूँगी पेशावर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस मुल्क को रियासत मदीना सानी बनाना चाहते हैं, और जब भी वो बात करते हैं तो रियासत मदीना का जिक्र करते हैं, अपनी इस नेक ख्वाहिश का जिक्र करते हैं कि हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को। अब अगर मैं रियासत मदीना की बात करूँ तो वहाँ तो जानवरों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था, ऐसा ही है।
लेकिन हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक ऐसा तबका है जिसको बरसों से नज़रअंदाज किया जाता रहा, निगलेक्ट किया जाता रहा, जिसके मसाइल क्या हैं और उनके हकूक़ क्या हैं, इस पर बहुत ही कम बात की जाती है। और अगर की भी जाती तो सॉरी टू से उस बात पर अमल दरामद नहीं किया जाता, कोई प्रैक्टिकली कुछ नहीं करता उनके लिए। आप कह लें कि ये खामोश तबका जिसके साथ हुकूमती सतह पर तो नाइंसाफ़ी की ही जाती है, इसके साथ साथ मुआशरती सतह पर भी इसको इस्तेहसाल का बाकायदा निशाना बनाया जाता है। मैं बात कर रही हूँ हमारे मुल्क में रहने वाले ख्वाजा सरा कम्युनिटी की। आज आप सबको पता है कि पेशावर में एक ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ, 6 गोलियां मारी गई, 6 गोलियां। और इससे पहले भी हमने देखा कि ख्वाजा सराओं को कत्ल किया जाता रहा और माजी में भी ऐसे कई वाक़यात हमने देखे जिनमें ख्वाजा सराओं पर बदतरीन तशद्दुद भी किया गया, उनकी ज़िंदगियों का ख़ात्मा भी किया गया। इस पर हम एंकर्स हैं, जितने रिपोर्टर्स हैं, फील्ड में काम करते सहाफ़ी, हम खुलकर आवाज़ उठाते हैं। हमारा काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पर फ़र्ज़ है कि इनके लिए आवाज़ उठाएं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन सवाल ये कि जिन्होंने कुछ करना है, मैं हुकूमत वक्त से आज पूछूंगी इस सेगमेंट में कि आज जिन्होंने कुछ करना है, जो जिम्मेदारी से कुछ कर सकते हैं और उन पर बाकायदा फ़र्ज़ है, वो कुछ क्यों नहीं करते हैं? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ एक मेहमान भी मौजूद हैं, सबा गुल। सबरी आपका ज्वाइन करने के लिए किन अल्फाज में मैं आपसे इज़हार हमदर्दी करूँ, यकीन जानिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। जो मौजूदा हुकूमत है, इसे आए हुए 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया सबा, आप लोगों के मसाइल हल होते तो दिखाई नहीं दे रहे। अगर हो रहे होते तो आप इस तरह स्टूडियो में ना बैठी होती और आज 6 गोलियाँ ना मारी जाती ख्वाजा सरा को पेशावर में। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत क्यों संजीदा नहीं है आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त बहुत शुक्रगुज़ार हूँ यानी कि इस चैनल की जिसने हमें एक मौका दिया आवाज़ का और बोलने का। जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत है, 2 साल हो गए इस हुकूमत को। हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस भी किए हैं और बहुत जगह पे मीडिया पे भी आए हैं, हर जगह पे हमने एहतजाज भी अपने रिकॉर्ड करवाए हैं। मगर मैं नहायत अफसोस के साथ ये कहना चाहती हूँ, अब मैंने एक बात सुनी यानी कि वरासत मदीना पाकिस्तान को बनाया जाएगा, तो मेरे ख़्याल में ये जहन्नम हमारे लिए बन गया है। ये पाकिस्तान के हालात ने हमें इतना बेबस कर दिया, मजबूर कर दिया और बेदर्दी से वल्लाह आलम ये कौन लोग हैं, कौन से ये माफिया भेड़िया मैं इनको कहूँगी, जिन्होंने इन मासूम ज़िंदगियों के ऊपर बहुत ही जुल्म का निशाना बनाया और बहुत ही बेदर्दी से मारते हैं ये। यानी कि मैम ये एक केस नहीं है यानी कि KPK का, बहुत सारे ऐसे केस हैं यानी कि जिसमें इस हुकूमत ने किसी किस्म की कोई भी तफ्तीश नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया। नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि आप अपने दिल की आवाज़ नाजरीन तक पहुंचाएं। जितने लोग भी इस टाइम पे बोल न्यूज़ देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आपकी आवाज़ जा रही है। मुझे ये बताइएगा कि जब भी ऐसे वाक़यात आते हैं, आप तो एक्टिविस्ट भी हैं, आप ख्वाजा सरा कम्युनिटी के तमाम मसाइल पे आवाज़ भी उठाती हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो आप जिसके साथ कुछ होता है तो उसकी जितनी सहेलियाँ या दोस्त हैं वो सब जाते हैं थाने में रिपोर्ट करवाने के लिए, पुलिस आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है पुलिस। मुझे बताइए कि पुलिस का रवैया आप लोगों के साथ कैसा होता है जब भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है? आपका कोई आंखों देखा अहवाल आप बताना चाहें कि आपने कभी पुलिस स्टेशन का रुख किया हो, आपके दोस्त के साथ कभी कुछ बुरा हुआ हो, तो आपके साथ कैसा उनका बिहेवियर रवैया था? जी मैम, आपको सब चीज़ का इल्म है इस चीज़ के बारे में, यानी कि एक तो पहले ही हम लोग पीछे हुए होते हैं। हमारे जैसा दर्द किसके अंदर होगा? मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत से पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान की मीडिया से पूछना चाहती हूँ, हकीकत पे और सच पे ये लोग क्यों नहीं आते? क्यों हमारे दर्द को और दर्द देते हैं? मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दर्द होता है और खौफ आता है। क्या एक बेटी को इज़्ज़त दी जाती है, एक बेटे को इज़्ज़त दी जाती है, तो हर मर्तबा हमारे ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा के ऊपर नामालूम ही इंसान यानी कि वार कर देते हैं। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है इस माफिया के पीछे किसका हाथ है। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ दबने की कोशिश की जाती है। मैं इस चीज़ में बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगी, एक्टिविस्ट तो हम हैं, मगर कोई भी काम हम अच्छा करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हमारे पाँव से ज़मीन को खींचने की कोशिश की जा रही होती है।
और हमारी आवाज़ को दबा जा रहा होता है। अच्छा सब क्या पाकिस्तान के हम अच्छा शहरी सब, नहीं, आज तो आपकी पाकिस्तान आवाज के अंदर कहीं नहीं में दब रही ना, आपकी आवाज तो आज पूरे पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी सुनाई दे रही है। आपके दिल में जितना दर्द है मैं चाहती हूँ आप शेयर करें, ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए हाजिर है, आप जितना बोलना चाहती हैं बोलिए। मैं आपके दुख को, आपकी तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ, तमाम पाकिस्तानी जो आपको सुन रहे हैं महसूस कर सकते हैं। मुझे बताइए कि पेशावर में जो बस गुल पानरा का मैं- कत्ल हुआ है, आप कह रहे हैं कि जब भी किसी का कत्ल होता है तो पता नहीं चलता कि कौन है, उसके पीछे कौन है, आपको कुछ पता है? क्या ये वाकया था? मैं ये देखें, मेरी बात सुने, मेरे पास एक मैसेज आया था यानी कि व्हाट्सएप पे, मैंने बहुत जानने की कोशिश की। वो जिसकी स्टूडेंट थी उसको भी मैंने मैसेज छोड़ा था, तो अभी तक उसने मुझे रिप्लाई नहीं दी। और दूसरी जगह से मैंने पूछा और उन्होंने कहा यानी कि हमारी सहेली थी, हम फंक्शन पे गए, जब हम वापस आ रहे थे तो अंधेरा था, आगे अंधेरे में यानी कि कोई बंदे खड़े हुए थे, उन्होंने फायरिंग की गाड़ी के ऊपर, और उसकी तो आज वो हमारे साथ नहीं है। और दूसरी अभी मेरे ख्याल में यानी कि वो ज़िंदा है या इस दुनिया से वो भी चल पड़ी है। तो बस मैं बहुत मजम्मत हूँ इस चीज़ में, बहुत परेशान हूँ। मैं एक छोटा सा वर्क अच्छा सबा, हूँ, मुझे एक बताइएगा छोटे कि सी किसी किस्म की एक्टिविस्ट कोई हूँ। दुश्मनी होती है? हाँ, आप मुझे बताइएगा किसी किस्म का कोई झगड़ा हुआ हो, किसी का कोई दुश्मनी हो? जी जी, या अचानक ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है? जिस तरीके से हमारी मुलाकात हुई है, जिस तरीके से हमने जानने की कोशिश की, उसकी वजह यही थी, फंक्शन पे गए, जब फंक्शन उनका ख़त्म हुआ, घर वापस आए तो रास्ते में कोई जंगल था या कोई ऐसी चीज़ थी यानी कि जिस वक्त में जगह में अंधेरा था, अंधेरे में यानी कि नामालूम शख्स थे, पता नहीं 4 थे या 5 थे, जितने भी थे, उन्होंने फायरिंग की और उस मासूमा की जान चली गई। पे तमाम लोग देख रहे हैं, आला ऐवानों में बैठी शख्सियात भी देख रही हैं। आप मुझे बताइएगा हुकूमत से आपका क्या मुतालिबा है? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब अगर आपको सुन रहे हो तो आप क्या अपील करना चाहेंगी? सबसे पहले मैं अपने दिल की बात कर दूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहर के अंदर रहने वाले हैं, ना हम कोई गैर मज़हब है, मुसलमान है और अल्लाह की पैदा की मखलूक है, नबी पाक के उम्मती हैं। जैसे एक हकूक़ एक औरत का है, जैसे एक मर्द का हकूक़ है, ऐसा हकूक़ हमें भी चाहिए। तो हम मिनिस्ट्री में भी गए हैं, तकरीबन घंटा 2 हमें, अच्छा, मैं यानी कि आशिक फरदौस ने हमें बिठाई रखा, वो हमारे पास सबूत प्रूफ भी हैं, और उन्होंने हमें यानी कि यकीन दिलाई यानी कि हम आपका साथ देंगे, मगर साथ किसी ने कुछ अभी तक कोई साथ नहीं हमें मिला। उसकी वजह ये थी यानी कि वो उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जो ख्वाजा सराह है ही नहीं। बस उन लोगों के पीछे अगर जब तक ये हुकूमत पड़ी रहेगी तो फ़ायदा तो है। हम जो काम कर रहे हैं, मेरा इदारा है सफ़र की, मैं प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद में। नदीम कशिश को तो सारी दुनिया जानती है और मेरी बेटी जुरली को भी सब दुनिया जानती है। ठीक है, हम 3 लोग जब हम अपना काम करने के लिए निकलते हैं तो मेरे ख्याल में कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी आवाज़ ज़रूर पूरे पाकिस्तान को दूंगी, खुदारा सच बोलो, मजलूम की बदवाएं मत लो, और उस चीज़ के ऊपर तवज्जो दो। आखिर जी कर आप लोगों ने मरना है, किस लिए आप सब कुछ कर रहे हैं? क्यों ऐसा हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं? ठीक, तो हम अपने माँ बाप के, बहन भाइयों के हाथों से मजबूर हैं। ये वजूद है या हमारे वश में नहीं है। मैंने कल भी एक चैनल में यही कहा, मेरे घर में एक जानवर पैदा हुआ, वो भी मेरी तरह है। मेरा तो खुदा ने अक्ल भी दिया है, मेरी सोच भी है, मेरी फीलिंग भी है, मैं अच्छा सोच भी सकती हूँ, मगर मुझे इस चीज़ का जवाब दिया जाए, वो मेरे घर में जो जानवर है वो क्या सोच सकता है? वो भी तो एक जानवर है ना। अल्लाह की पैदा की हुई तलकीन को, इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे पकड़ के गले लगाना चाहिए। आप मुझे ये बता दें, मैं पूरे पाकिस्तान से ये कहना चाहती हूँ, हम तो आपकी खुशियों में शामिल हैं, तो आपको क्या पता हमारे दिल के अंदर कितना दर्द है, हम किस तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं। ये दर्द मैं कहती हूँ इस वक्त माँ भी नहीं समझ सकती जितना अल्लाह समझ सकता है। आज
कितने हमारे ट्रांसजेंडर हैं जो इस दुनिया पे नहीं? क्या इस हुकूमत से मैं सवाल कर सकती हूँ? क्या अगर इमरान बिल्कुल खान कर के सकती हैं। बेटे हक और है बेटी आपका, के साथ करें। ऐसा होता तो उसके दिल से क्या गुजरती? हमारे तो बनौटी रिश्ते होते हैं, मगर इन रिश्तों को हम अपने दिल से भी ज़्यादा करीब रखते हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ट्रांसजेंडर, ख्वाजा सरा, जितने लोग भी हैं, मगर हमें माशरा क्यों ऐसा कर रहा है हमारे साथ? क्यों? हाथों सबा, की आपने उंगलियों में भी बहुत फर्क प्यारे होता है। अंदाज हर में अपने इंसान दिल की का सोच में अहवाल भी सबके फर्क सामने होता है। रख दिया। आपके दिल में क्या था, आपके अल्फाज में सादगी, आपके अंदाज में सादगी, और आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में सबको बताया। और आपकी कुछ बातें हैं कि मैं यकीन सिर्फ जानिए, आई एम इतना कहना स्पीचलेस, मेरे चाहती पास हूँ। आपकी बातों का जवाब नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं हमदर्दी कैसे करूँ। और सबसे बड़ी बात, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, हम हमदर्दी की बात क्यों करते हैं? सबसे पहली बात मैं ये अपने आप से भी मैं सवाल करती हूँ आज कि हम ये यही क्यों मैं- कहते हैं कि हम हमदर्दी मैं- करें? इनका उतना ही राइट है जितना किसी मर्द और औरत का है। इनका राइट है, इनके राइट्स, इनको इनके राइट्स क्यों नहीं मिलते? मैं ये इनका हक है, ये इनका भी मैं मुल्क यही है, ये एक- इनका भी पाकिस्तान है। ये एक सब आप मैसेज कुछ में- कहना चाह रही हैं? मैं ये पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहती हूँ। हमने एक जी। ज़रूर कॉन्फ्रेंस में कही थी, यानी कि हम ख्वाजा सरा, हम अपने आप को तस्लीम करते हैं, हम कबूल करते हैं, हम ख्वाजा सरा हैं। मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं तुम ख्वाजा सरा हो। और मुझे सिर्फ एक चीज़ से अंतहा किस्म की नफरत हुई इस हुकूमत से। मैं साफ लफ्ज़ों में कहती हूँ, क्या एक्स कार्ड, हमारे कार्ड पे एक्स लिखना ज़रूरी था? क्या उर्दू में लिख देते? क्या गैर मुल्क की ज़बान हमारे कार्ड पे लिखनी ज़रूरी थी? हम अमेरिका के जासूस कभी नहीं बन सकते। हम पाकिस्तानियों के साथ प्यार करने वाले हैं, पाकिस्तानियों के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने वाले हैं, तो हम पाकिस्तान को कैसे गिरते हुए देख सकते हैं? हमारे लिए हज उम्रे बंद किए गए, क्यों? दुबई में और हम सऊदी अरब में हम नहीं जा सकते? क्यों? हम मुसलमान नहीं हैं? हमारे ऊपर सबा, बहुत ज़कात शुक्रिया। लाओ नहीं है, आप आई, सदका आप हमारे लाओ स्टूडियोज नहीं में है। आई, आपने अपनी की आवाज़ लोगों तक पहुंचाई, हुकूमत वक्त तक पहुंचाई, आला माने में बैठी हुई आला शख्सियात तक पहुंचाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम का एक सेगमेंट नहीं होगा, बल्कि सबा ने जिस तरह तमाम ख्वाजा सरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया, दिल की आवाज़ आप तक पहुँचाई। अगर आप दिल से सुने ना, सुनने वाले जो कुछ कर सकते हैं इनके लिए, संजीदगी से लें इस मसले को, प्लीज़ झिंझोड़ के रखने के लिए आपकी ज़मीर को काफ़ी थे इनके अल्फाज। यकीन जानिए, अगर ज़रा सी भी इंसानियत है तो प्लीज़ इनके मसाइल को निगलेक्ट ना करें, इस चीज़ को सीरियस लीजिए, प्लीज़ प्लीज़। और कितने ख्वाजा सराओं के कत्ल होंगे इस मुल्क में, फिर प्लीज़ इस बात को संजीदगी से लिए। मैं हुकूमत वक्त से आज हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ। ब्रेक पे जाना मुझे, ब्रेक से आने के बाद सदीक जान उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक नाजरीन। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह शरीफ ख़ानदान में एक और इश्तिहारी का इजाफा हो गया है, और इस इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए क्या अहकामात जारी किए गए हैं, और उनके इत्तेहादी जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़तरनाक हो चुकी है। इस पर बात करने के लिए इस सेगमेंट में मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, हुकूमत ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए क्या अहकामात जारी किए हैं? जी, आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि आज शरीफ ख़ानदान ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया है, और अब शरीफ ख़ानदान में इश्तिहारियों और फरारियों की तादाद निस्फ दर्जन हो गई है। ये पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहला सियासी ख़ानदान है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जो है वो इश्तिहारी और फरारी जो हैं वो पाए जाते हैं। इससे पहले आपने देखा हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, उनको इश्तिहारी करार दिया गया, सलमान शहबाज इश्तिहारी, अली इमरान शहबाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं वो इश्तिहारी, नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार साहब इश्तिहारी, और अब मोहतरमुल मकाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं। आज एहतसाब अदालत ने जब उनको इश्तिहारी करार दिया तो साथ ही ये हुक्म भी जारी किया जज सैयद असगर अली साहब ने, जो एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने कहा है कि अगले 7 रोज़ में नवाज शरीफ साहब के नाम पर पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, असासे और जायदादें हैं, उनकी लिस्ट एहतसाब अदालत के सामने पेश की जाए, उनको अटैच किया जाएगा, मुंजमद किया जाएगा, ताकि वो असासे और जायदादें नवाज शरीफ साहब ना बेच सकें। जहाँ तक बात है जरदारी साहब की, जरदारी साहब का मामला ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो आज खासे परेशान थे। जरदारी साहब भी परेशान थे और उनके वकला भी परेशान थे।
और उनकी परेशानी इसलिए बजा है कि ये जो केस है तोशाखाना रेफरेंस केस, इस केस के बारे में हम इस प्रोग्राम में कई बार उसका बैकग्राउंड तो बता ही चुके हैं, लेकिन ये वो केस है जिसमें गवाहान की तादाद बहुत कम है, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो भी बड़ा शॉर्ट है। तो इसलिए ये केस अगर चलता रहा, एक एक हफ्ते 10-10 दिन की ब्रेक के साथ भी चलता रहा, वक्फे के साथ भी चलता रहा, तो इस केस का फैसला सबसे जल्दी आएगा। और यही परेशानी आसिफ अली जरदारी साहब की, और इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं। और आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो एहसान किया था, जो मेहरबानी की थी जरदारी साहब ने, जो दोस्ती निभाई थी, वो दोस्ती उनके गले पड़ गई है, क्योंकि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को वो गाड़ी सरकारी जो कब्ज़े में थी, जो सरकार की प्रॉपर्टी थी, वो दी थी नवाज शरीफ साहब को, जो नवाज शरीफ के 98-99 में इस्तेमाल में थी, और मियाँ साहब को वो गाड़ी बहुत पसंद थी, और मियाँ साहब ने वापस आकर फरमाइश की थी कि आसिफ भाई प्लीज़ मुझे ये गाड़ी इनायत फरमा दें, और आसिफ भाई ने भी कमाल जो है वो मेहरबानी फरमाई। और जरदारी साहब जिनके बारे में मशहूर है कि वो यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, और बड़े वो नवाजने वाले हैं दोस्तों को, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वो गाड़ी दी, और पैसे जो हैं वो ओमनी ग्रुप के जो अनवर मजीद साहब हैं उनको कहा कि आप अपने अकाउंट से पे कर दें। तो अब जब वो छानबीन हुई तो इसलिए नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, गिलानी साहब, अनवर मजीद साहब, अब्दुल गनी मजीद साहब, ये पाँचों जो हैं वो इस केस में पकड़े गए हैं। तो अब 23 तारीख को 23 या 24 है, उसको गवाहों को तलब किया गया है, और जरदारी साहब के लिए ख़तरनाक सूरत हाल है। और आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो दोनों उनके दरमियान जो आज हमने अदालत में देखा कि जरदारी साहब तो गो के मोहतात रहे, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी, शरीफ ख़ानदान के बारे में, शरीफ बरादरान के बारे में, लेकिन कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हमारे साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बरमला कहा कि शरीफ ख़ानदान के ऊपर पीपल्स पार्टी को बिल्कुल एतमाद नहीं है, हम इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। जरदारी साहब ये समझते हैं कि जब भी हमने शरीफ बरादरान पर जो है वो एतमाद किया तो इन्होंने उस एतमाद के बदले में हमारी पीठ में छुरा घोंपा। तो इन दोनों के दरमियान अदम एतमाद मौजूद है, गलत फहमियाँ मौजूद हैं, एक दूसरे पर शकूक व शुबहात मौजूद हैं। तो ये जो तासुर दिया जाता है कि अपोजिशन बिल्कुल बेहतरीन है, आपस में तल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, और उसका अब बरमला इजहार भी किया जा रहा है। ये ज़रूर है कि टीवी पर आकर उसका उस तरह से खुलेआम एतराफ़ नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर हमने बाहर ये तासुर दे दिया कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं तो इससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा और अपोजिशन को नुकसान होगा, और इससे अपोजिशन का दबाव हुकूमत के ऊपर वो नहीं रहेगा जो अपोजिशन दबाव बढ़ाना चाहती है, और दबाव बढ़ाकर और एनआरओ लेना चाहती है, डील और ढील लेना चाहते हैं, और अपने केसेस जो हैं उनमें भी कोई रियायत चाहते हैं। तो फिर सदी किसको आम अल्फाज में तो मुनाफिकत कहेंगे ना, कि आप अंदर से क्या सोचते हैं और आप इजहार क्या करते हैं। देखें, ये मुनाफिकत कोई हमें पहली बार नज़र नहीं आ रही, ये तो हमें बार बार नज़र आ रही है। आप देखें नवाज शरीफ साहब जब बीमारी के नाम पे बाहर जाना चाह रहे थे तो हमें क्या बताया गया था कि नवाज शरीफ तो बाहर नहीं जाना चाहते, शहबाज शरीफ ज़बरदस्ती भेजना चाह रहे हैं, और ये वो नवाज शरीफ नहीं है जो 2000 वाला या 99 वाला नवाज शरीफ था। ये नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएगा, वो बाहर गए। फिर हमें कहा गया कि नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं, वो भी साबित हुआ कि वो बीमार नहीं है। फिर ये देखें कि ये कहते थे कि वोट को इज्जत देना है हमने और इज्जत देनी है, और ये भी कहते थे सिविल सुप्रीमेसी और ये और वो और खलाई मखलूक, महकमा ज़राअत। फिर आपको पता है कानून साजी में लाइनों में लग के इन्होंने वोट भी दिए। फिर आप याद करें, फिर आप ये देखें अभी 2 हफ्ते पहले जब शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के उधर चौखट पर गए और सरनगू हुए, तो ये भी बहुत बड़ा इनके लिए धचका था, इनके बयानिए के लिए, कि आप जिस जरदारी साहब को चोर, लुटेरा, गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहते रहे, कौम का दुश्मन, और जरदारी साहब कहते थे मैंने इन्हें माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, दोनों जो हैं वो एक हो गए। और अब ये जो चौथा झटका लगा है शरीफ खानदान और नून लीग के बयानिए को, हाँ, अब ये जो चौथा झटका लगा है शरीफ खानदान और नवाज शरीफ साहब के बयानिए को, कि नवाज शरीफ साहब के बारे में हामी एंकर्स के जरिए ये बात शुरू की गई कि मियाँ साहब तैयार बैठे हैं, बैग बंद, पैक कर लिया है सामान, मियाँ साहब ने सारा सामान पैक कर लिया है और मियाँ साहब तैयार हैं वापस आने के लिए, और मियाँ साहब किसी भी वक्त पाकिस्तान आ जाएंगे और खैर मनाए इमरान खान की टांगें आप कहाँ पर रही हैं और अब इसकी खैर नहीं है। लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो आज आखिरी रात है डेडलाइन ख़त्म होने में, और मियाँ साहब ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, और उन्होंने केस को मजीद जो है वो डिले करने के लिए कभी थोड़ा टाइम है, जरा सुनिएगा। मैं एक बहुत बड़े कॉलमिस्ट का कॉलम पढ़ रही थी, नाम मेरे ख्याल से लेने की जरूरत नहीं है, आपने भी शायद पढ़ा ही हो। वो क्या लिखते हैं जरा सुनिएगा कुछ लाइनें, और मैं हैरान हो गई, मैं सर पकड़ के बैठ गई। कहते हैं कि जी 3 फ्लैट्स को 2 फ्लैटों में तब्दील कर दिया गया, छोटे छोटे कमरे हैं मगर गुजारा हो रहा है। हसन का खानदान तो वहीं रहता है, हुसैन की फैमिली भी आजकल वहीं पे मुकीम है। जरूरत पड़ने पर उसी बिल्डिंग का एक और फ्लैट किराए पर ले लिया जाता है। जगह कम होने और मेहमान आने पर बाज़ दफा गद्दे डालकर भी काम चलाया जाता है। इतने बुरे हालात है तो आ ही जाए ना वापस।
आपने अगर इसके बाद कोई भी जुमला पढ़ा तो मेरी आंखों क्या में ये आंसू खुला आ तज़ाद जाएंगे। तो नहीं? मैं तो बड़ा दुखी मैं बड़ा तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, दुख महसूस कर रहा हूँ। आज मैं और मेन कॉलमिस्ट से दरख्वास्त पूछ रही हूँ, करूंगा तो खुला सानिया तज़ाद हो गया, आपका जुमला दोहरा देती हूँ। जी बिल्कुल। और सानिया निश्तर साहबा को मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें कि एहसास प्रोग्राम में नाम डाल दें इस ख़ानदान का। जितनी आपने दुख और जुल्म की दास्तान बयान किया है तो यकीन करें मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। और अगर गद्दे डालने पड़ते हैं भाई, गद्दे लाके बिछाने पड़ते हैं मेहमानों के लिए, तो मेरे ख्याल से 2-2.5 मरले से बड़ा तो फ्लैट ये होगा ही नहीं ना सदीक। देखें, उनको ना जायदादों का मसला है, ना असासों का मसला है, ना घरों की उनको कमी है। ये मजलूमियत बेचने के लिए अपने लोगों से इस तरह के कॉलम और चीज़ें लिखवाई जाती हैं ताकि मजलूमियत बेची जाए। और आपको पता है हम पाकिस्तानी को भी बड़ा तरस आ जाता है कि ओहो बेचारों पे इतना मुश्किल वक्त आ गया है। तो ये बेचारे नहीं है, ये सिर्फ मजलूमियत बेचने के लिए इस तरह की चीज़ें लिखवाई जाती हैं। वरना जितना उन्होंने पैसा लूटा है इस कौम का, जो उन्होंने चोरी और डकैती की है, ठीक है उससे सदीक, उनको कोई मसला नहीं है। ठीक है सदीक, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।